हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्टडी में। आज हम बात करेंगे अपनी ज्योग्राफी सीरीज पर, जो कि आज ही से शुरू हुई है। इसका आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम बात करेंगे ऊष्मा बजट और ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ये शब्द बहुत चर्चा में रहता है, इसको लोग समझ नहीं पाते कि इससे ये होता क्या है। और ऊष्मा बजट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एस्पिरेंट के लिए है और स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम में भी काम आएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऊष्मा बजट की। तो हम बताएं आपको कि ऊष्मा बजट क्या होता है। जैसे कि ऊष्मा बजट, अब मानिए कि ये सूर्य है जो कि अपन को दे रहा है 100 यूनिट तापमान। मानिए एक सूर्य है, उससे 100 यूनिट तक मतलब 100% तापमान आता है एक दिन में। अब ये तापमान आता है, ये जो ऊष्मा सूर्य से आ रही है, तो इसको हम दो फेज में बांटेंगे। सबसे पहले फेस में हम करेंगे 35 यूनिट। ये 35 यूनिट उसमें ऐसी होती है कि यार इसका कोई असर ही नहीं होता है पृथ्वी पे। मतलब असर कैसे नहीं होता है? क्योंकि ये परावर्तित हो जाती है, ये पृथ्वी पर पहुंचती है, ये अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाती है, इससे ना ही कोई गर्माहट होती है। अब इस 35 यूनिट में अभी इसके भी हिस्से होते हैं। इसके होते हैं कि जैसे कि ये बादलों से परावर्तित होती है सबसे ज़्यादा। मतलब जैसा सूर्य है, अगर सूर्य की रोशनी आएगी, मानो ये सूर्य है और ये अपनी अर्थ है और यहाँ पर ये बादल हैं, तो सूर्य ने अपना प्रकाश फेंका तो ये बादलों से टकरा के वापस वहीं पे चला गया अंतरिक्ष में। तो ये मतलब आता नहीं है। और ये कितना परसेंट? ये है 27%। ठीक है। अब जैसे देखें तो 27% का किससे हो जाता है? ये बादलों से हो जाता है। और इसी में देखो 6 यूनिट कहाँ चला जाता है? ये प्रकीर्णन से चला जाता है। परसेंट यूनिट आप समझ जाना कि एक ही बात हो रही है, ये बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रकीर्णन कैसे? मानो यहाँ पर वायुमंडल के कारण है जो कि पृथ्वी पर नहीं है, इनसे ये टकराएगा। अब ये इनसे टकराया है तो ये वायुमंडल के कारण वो अपनी वो फेंकते हैं, तो इससे ये वापस भी चला जाता है कुछ मामलों में। ये वापस चला गया तो ये प्रकीर्णन के द्वारा 6 यूनिट तापमान जो होता है ये अर्थ पे पहुंच ही नहीं पाता, ये वापस अंतरिक्ष में चला जाता है और अर्थ पे कोई प्रभाव ही नहीं छोड़ पाता। और इसका एक और होता है कि जो दो वो होता है 2 यूनिट, ये होता है बर्फ़ से। अब मानिए अर्थ है, अर्थ पे किसी इलाके जैसे एंटार्कटिका ले लें, यहाँ पे मतलब कि ताज़े बर्फ़ होती है जहाँ पे। अब यहाँ पे मानो इसको पहले इरेज कर दें, अच्छे से बताएं। ये जैसे कि ये है सूर्य, ये है अर्थ, ये थे बादल और ये थे इसके ऊपर कण कुछ, और ये मानो ये है बर्फ़ का टुकड़ा। ठीक है। अब देखो पहले इससे बादलों से टकराए तो कितना चला गया? 27%। ठीक है, कितना चला गया? 27%। कणों से सूर्य के प्रकाश टकराया तो कितना चला गया? 6 यूनिट, वापस अंतरिक्ष में चला गया। अब ये अगर बर्फ़ से टकराएगा तो बर्फ़ से तुरंत परावर्तित होता है, क्योंकि बर्फ़ कैसी होती है? सफ़ेद होती है, और सफ़ेद वस्तुओं में परावर्तन कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप कभी ब्लैक शर्ट पहन के अगर बाहर निकल जाते हैं गर्मियों में तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए लोग होते हैं कि जो ब्लैक कार उतनी पसंद नहीं करते, वाइट कार लेते हैं, क्योंकि वाइट कार में इंजन जो होता है वो उतना गर्म नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है वाइट कलर पे तो वो परावर्तित होकर वापस चला जाता है, और ब्लैक कलर जो होता है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और उसको और गर्म कर देता है। इसलिए जानवरों में भी जो गाय होती है, अगर सफ़ेद गाय है उसको गर्मी कम लगती है, और भैंसों को आपने पानी में बैठे हुए देखा होगा। ठीक है। तो ये बर्फ़ से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस जो ये परावर्तन हुआ है 35 यूनिट का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एल्बिडो। क्या कहते हैं? एल्बिडो। अगर कहीं पूछे कि एल्बिडो क्या है तो बता देना कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उसका जो परावर्तन होता है उसको हम एल्बिडो कहते हैं। कितना होता है? 35 यूनिट होता है। बर्फ़ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब बर्फ़ पे अगर प्रकाश पड़ा है तो ये निश्चित है कि वापस चला जाएगा। अब जैसे कि ये इस पे पड़ रहा है बादलों पे 27 यूनिट। 27 यूनिट बादलों पे नहीं पड़ रहा है, बादलों पे और ज़्यादा पड़ता है। कुछ बादल अवशोषण कर लेता है प्रकाश का, जैसे सफ़ेद शर्ट आप पहनते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। गर्मी लगती है लेकिन उतनी नहीं लगती, काफ़ी प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। मतलब मानो कि 100% प्रकाश आपके पास आ रहा है तो समथिंग 60% का परावर्तन हो जाएगा, और 40% तो आपके शरीर में गर्मी वो देगा ही। ठीक है। तो ऐसा होता है, बादल कुछ अवशोषण भी करते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ठीक है। तो ये जो परावर्तन हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एल्बिडो। ठीक है। चलिए, और सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है? बर्फ़ का। जो आइस होती है
इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है? आइस का होता है। चलिए अब अगली स्लाइड में समझें हम लोग। ये जो 100 यूनिट प्रकाश आया था, इसका हमने बांट दिया था 35 में। अब ये कितना बचा होगा? ये बचा होगा 65, ठीक है। राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये 65 यूनिट कहाँ था? ये अपनी अर्थ करती है भाई साहब, और मतलब अर्थ में आता है, ये गर्माहट देता है। ये कैसे गर्माहट देता है? ये देता है 2 टाइप से। इसका जो 50, एक इसको 51 में बांट देते हैं। अब 65 में से 51 गया तो कितना बचेगा? 40। तो पहले 14 वाले को समझें। तो 14 होता है, ये बादल खुद अवशोषित कर लेते हैं। मतलब बादलों पे अब समझ लो कितना पड़ा होगा। बादलों पे पड़ा होगा समथिंग जैसे कि 27 और 14, मतलब कि 41 यूनिट बादलों पे आए, लेकिन 27 उसने वापस भेज दिया, और 14 जो बचा था वो उसने रख लिया, खुद का अवशोषित कर लिया। वो बादल अब क्या हो गए? गर्म हो गए, ठीक है। और ये 51 क्या है? ये धरातल पर जाता है। कहाँ पर जाता है? धरातल पर। ये पृथ्वी पर आता है जो अपन लोग लेते हैं। तो पृथ्वी पर कितना प्रकाश मिलता है? 51%, मतलब कि लगभग 50% के आसपास। ये कभी क्वेश्चन आए कि सूर्य का प्रकाश कितना आता है? लगभग आधा आता है पृथ्वी पर, ठीक है। और बाकी कुछ बादल अवशोषित कर लेते हैं, कुछ परावर्तित होकर चला जाता है, ठीक है। तो अब अगर धरातल पर 51 आ रहा है तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझें। जैसे ये 51 आया धरातल पर। अब अगर ये 51 आया तो ये पूरे दिन मतलब अर्थ को क्या करेगा? अपना गर्म करेगा। अब मानो किसी इलाके में पड़ रहा है तो ये क्या करेगा? पूरे दिन अपना काम करता रहेगा और अर्थ को क्या करेगा? गर्म करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब रात का समय होगा तो ये क्या करेगा? इस तापमान को वापस भेजेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि यार इस तापमान को रखा रहेगा, क्योंकि ऊष्मा बजट का मतलब ही होता है, जो ऊष्मा बजट एक शब्द है ना, ऊष्मा बजट। तो ऊष्मा बजट का मतलब, बजट का मतलब क्या होता है? आना जाना, आना जाना। अब सोचो अगर 100 यूनिट तापमान आया है तो 100 यूनिट वापस भी जाना चाहिए। अगर मानो 100 यूनिट आया है और गया भैया 95 यूनिट ही है, तो 5 यूनिट क्या हो गया? अर्थ में रह गया। अगर अर्थ में ऐसे 5 यूनिट रहता रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाएगा, गर्म होती रहेगी पृथ्वी। और अगर ऐसा होता रहता तो अभी तक तो पृथ्वी रहने लायक ही नहीं बचती। तो इसलिए ऊष्मा बजट क्या होता है? जितना आता है उतना ही चला जाता है। तो 100 आया है तो 100 वापस चला भी जाएगा, ठीक है। ये 100 आया है तो ये चला भी जाएगा। चलिए तो हम बात करेंगे, जैसे 51 यूनिट है तो ये धरातल को मिलता है। अब इस धरातल को मिलता है तो ये धरातल क्या करती है? इसको भी वापस लौट आती है। जब शाम हो जाती है तो इसको वापस लौट आती है। जब सूरज चले जाते हैं तो ये 51 में से 17 यूनिट क्या करती है? वापस लौटा देती है बिना किसी रोक टोक के। मतलब सूरज गया तो ये जो अर्थ गर्म हुई है तो ये वापस अपना ऊष्मा फेंकेगी, और ये 17 यूनिट कहाँ पे चला जाएगा? ये स्पेस में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा बिना किसी रोक टोक के। इसको बादल भी नहीं रोक पाते, ये वापस चला जाता है। अब इसमें 51 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 34। अब 34 बचा है तो ये 34 क्या होता है? ये वायुमंडल में रहता है। इसे क्या करते हैं? बादल अवशोषित करते हैं वायुमंडल में। तो वायु, अब आपको एक क्वेश्चन बन गया होगा, वायुमंडल में बादल अवशोषित करते हैं, ठीक है। बादल अवशोषित करते हैं इसको। अब आपको एक क्वेश्चन तो बन ही गया कि मतलब बादलों को कितनी ऊष्मा मिलती है जिससे वो करते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पर देखो 14 यूनिट जो है ये बादलों के द्वारा ही अवशोषित की जाती है, और यहाँ 34 यूनिट जो रात के टाइम पे बादल अवशोषित करते हैं और उसको वापस स्पेस में भी भेजते हैं। तो ठीक है, बादल गर्म कितने यूनिट से होते हैं? 48। कितने से? 48, ठीक है। आ गया समझ में? और चलिए अब हम बात कर रहे हैं, तो ये 34 यूनिट जो बादल गर्म हो रहे हैं तो इसके भी कई फीचर्स होते हैं कि मतलब कैसे ये बादल गर्म हो रहे हैं। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि ये 34 यूनिट बादल कैसे गर्म हो रहे हैं। अब देखो ये अब बात हो गई है 34 यूनिट की। 34 यूनिट। अब हम बात करें तो 34 यूनिट में कैसे इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एक 19 यूनिट, 19 यूनिट, और एक 9 यूनिट, और एक है अपना 6 यूनिट। कितना है? 6 यूनिट। अब ये जो 19 यूनिट है ना, ये जाता है भैया बाष्पीकरण से। बाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? बाष्पीकरण से। अब मानिए बाष्पीकरण से कैसे, कि मानो बाष्पीकरण हुआ, सूरज का प्रकाश दिन में पड़ा तो ये पानी क्या होगा? समुद्र में का गर्म होगा। गर्म होगा क्या बनेगा? भाप बनेगा। अब भाप बन के क्या होगा? ऊपर उठेगा।
अब ऊपर उठेगा वो बादलों की तरफ जा रहा है, ये गुप्त ऊष्मा है जो दिखती नहीं है। अगर ये गुप्त ऊष्मा के तहत बादलों में जा रहा है तो अब कोई भी चीज़ समझिए, अगर कोई आपने पानी घर में गर्म किया होगा तो वो पानी कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाता है। तो ठंडा वो कैसे होता है, क्योंकि वो अपनी गर्माहट को क्या बाहर वातावरण में फेंक देता है और फिर वो ठंडा हो जाता है। तो ये जो पानी जो बना हुआ है ये भाप बन के जा रहा है, ये भाप कैसी होगी, पहले गर्म हो गई और जब ये ऊपर बादल में कन्वर्ट होगी तो ये कैसी होगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये ठंडी अगर हो रही है तो ये अपनी जो गर्माहट है वो तो छोड़ेगी ही ना वातावरण में, तो वातावरण क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 19 यूनिट इसका प्रभाव छोड़ता है। और 9 यूनिट होता है ये संवहन से होता है। संवहन का मतलब होता है ऊपर उठना। ठीक है, अब जैसे हवा है, पूरे दिन गर्मी रही तो अगर गर्मी होगी तो हवा क्या होगी, गर्म हो जाएगी। अब हवा गर्म होगी तो आप जानते हो कि कोई भी चीज़ गर्म होगी वो ऊपर उठेगी। अब हवा गर्म होगी तो वो भी ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर जब ऊपर की ओर जाएगी तो वो अपनी गर्माहट को क्या करेगी, रिलीज़ करेगी और ठंडी होने के लिए आतुर रहेगी। तो अगर गर्माहट को रिलीज किया तो वो गर्माहट भी कहाँ पे, वायुमंडल ही में अपने हो जाएगी, अपने एटमॉस्फेयर में। और 6 यूनिट होता है ये पृथ्वी के विकिरण से होता है। किससे होता है, विकिरण। अब विकिरण से कैसे होता है, अब मानिए कि पृथ्वी पे कोई पड़ा, जैसे कि ये समझें हम विकिरण को इस स्लाइड में समझें कि ये जैसे कि मानिए ये अर्थ है, अब सूरज ने प्रकाश दिया तो कुछ ये तो जैसे अर्थ ने कुछ तो ग्रहण किया और कुछ का क्या कर देती है, विकिरण कर देती है। ठीक है, वापस भेज देती है, इसको कहते हैं विकिरण। ठीक है, तो ये आया आप लोगों को समझ में, ये विकिरण के द्वारा वापस चली जाती है। अब ये ऊष्मा बजट आप समझ गए कि कैसे कैसे ऊष्मा का वो होता है, मतलब ऊष्मा को कैसे बांटा जाता है। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उस डायग्राम पे। तो इसमें आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखिए, ये आ रही है 100 यूनिट आ रही है, जैसे कि इसमें आपको दिखेगा नहीं, ये सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य से क्या आई है, ये 100 यूनिट आई है। तो ये 35 यूनिट ये परावर्तित हो गई, वापस चली गई, तो कितनी 65 यूनिट की बची हुई है। देखिए 35 यूनिट ये देखो बादलों के द्वारा और हिम के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा वापस चली गई। ठीक है, अब तो कितनी 65 यूनिट बची है। इसमें भी देखो इसने बांट दिया है, 51% कहाँ पे चली गई, धरातल पर चली गई, और 40% कहाँ पर, ये बादलों के द्वारा ही यहीं पे अवशोषित कर ली गई। ठीक है, अब ये जो 14% है और जो नीचे से वो 34% जाती है, जो बताया था मैंने, ये जो 17% है जो मतलब अर्थ पे पड़ी और बिना किसी रुकावट के कहाँ चली गई, ऊपर चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। और बची कुची कितनी 34% ये जाती है, बादल इसको अवशोषित करते हैं रात के टाइम पे। तो बादलों ने कितना किया, 14 और 34 48%। ठीक है, आ गया ये डायग्राम, बड़े अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करें तो ये देखिए, तो इस पे कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि अर्थ है जैसे ये अपनी, अब अर्थ में हम लोग क्या फ्रिज चला रहे हैं, हर एक चीज़ चला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्सीजन बहुत ज़्यादा निकल रही है। अगर कार्बन डाइऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी, मानो ये पहले इतनी CO2 थी तो सूर्य का प्रकाश आता था, ये बादल आदल होते थे, तो मानो 100 यूनिट वो आई प्रकाश आया, तो ये भी 100 यूनिट पूरा कहाँ वापस चला गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होंगे तो पहले ये वापस लौटने में इसको गर्म करेंगे, फिर वापस लौटेंगे तो इसको गर्म करेंगे, तो ये ढंग से मतलब वापस नहीं लौट पाएंगे और अगला दिन सुबह हो जाएगी। तो मतलब अगर सुबह हो रही है और ये वापस नहीं लौट पा रहे तो ये क्या कारण बनेगा, ये पृथ्वी क्या रहेगी, गर्म रहेगी, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाएगा, क्योंकि अगले दिन फिर से गर्म होने लगेगी। तो ये बनता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, CO2 की ज़्यादा उपस्थिति हो जाएगी, तो जो वो आया है तापमान ये वापस जा नहीं पाएगा अंतरिक्ष में। अब वापस नहीं जा पाएगा तो ये मानो कि 100 यूनिट आया है और ये 99 वापस गया, तो अगर 99 वापस गया तो ये तो एक गलत साइन है, ये प्रॉब्लम भी देगा अपनी अर्थ को। ठीक है, तो इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग आएगी, धीरे धीरे तापमान भी बढ़ता रहेगा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। ठीक है, तो और जो मैंने बताया कि 48% कौन करता है, 48 यूनिट, सॉरी 48 यूनिट कौन करता है, वो बादल अवशोषित करते हैं। तो अगर बादल इतनी अवशोषित कर रहे हैं तो यही कारण बनता है किसका, हरित प्रभाव का। ठीक है, हरित ग्रह प्रभाव का, हरित ग्रह प्रभाव।
तो ये गर्माहट जो होती है। अब आप समझिए कि अगर ज़्यादा वो होगा, मतलब कि जैसे कि किसी दिन बादल ज़्यादा होते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब कि अगर दिन के टाइम पे बादल हैं तो सूरज का तापमान आ नहीं पाएगा पृथ्वी पे। अब जब सूरज का तापमान पृथ्वी पे नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, गर्मी कम होगी। ठीक है। तो जब मतलब दिन ही के टाइम पे गर्मी कम होगी तो रात को रिलीज़ करने में भी गर्मी कम हो, मतलब ठीक होगी। अगर रात के टाइम पे बादल आ जाते हैं, अगर रात के टाइम पे बादल आ जाते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, ये जो अंतरिक्ष में अपना कुछ भाग भेज रही थी ऊर्जा का, कि अंतरिक्ष बिना किसी रोक टोक के ये भी नहीं जा पाता, ये बादलों से टकरा के बादलों को गर्म करता है। इसलिए जिस दिन रात के टाइम पे बादल होते हैं उस दिन बहुत गर्मी होती है। ठीक है। तो यही टॉपिक था। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।